अगर दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं, ठीक है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था मैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों दोनों सोर्स, क्योंकि वो वेव सोर्सेज है, तो दोनों सोर्स सुपरपोज करती है, इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर करने का मतलब यही होता है कि दोनों वेव्स साथ में अगर एक पॉइंट पर आती हैं तो वहां पर दोनों वेव्स सुपरपोज करेंगी, ठीक है। और वेव सुपरपोज करती है फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर दोनों वेव्स सेम फेज में सुपरपोज करेंगी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, आउट ऑफ फेज सुपरपोज करेंगी तो हमें बिल्कुल मिनिमम मिलेगा। इसके अलावा अगर फेज डिफरेंस कुछ और होता है तो इंटरफेयर करने के बाद, सुपरपोज करने के बाद, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में रहेगा, ठीक है। ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा अब तुम अपने आसपास बहुत सारे लाइट के फिनोमिनल्स को देख सकते हो और उनको इंटरफेरेंस की बेसिस पर, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिनको कि हम लोग, ठीक है, अभी इंटरफेरेंस के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। और पहला एग्जांपल है, ठीक है, व्हाट रेनी डेज में वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल की लेयर, ग्रीस की लेयर जैसे ही आती है, ठीक है। और वो ऑयल हो सकता है, ग्रीस बहुत ही डार्क हो, ठीक है, डायरेक्टली अगर देख रहे हैं, लेकिन सनलाइट में उस, ठीक है, ऑयली सरफेस के ऊपर से जब लाइट आती है तो इस तरह का बिल्कुल ब्यूटीफुल पैटर्न, ठीक है, हमें बाहर से दिखता है। तो ये जो कलर्स हमें दिख रहे हैं, इस कलर्स का क्या रीजन है, ठीक है। इसी तरह से तुमने देखा होगा कि सोप बबल्स है और ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो इनकी सरफेस के ऊपर भी जब हम देखते हैं, ठीक है, सनलाइट में, तो इसके ऊपर एक बिल्कुल कलर का पैटर्न, ठीक है, हमें अलग अलग कलर्स का पैटर्न, रेनबो ऑफ कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे जो फिजिक्स है वो भी हम, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला वाला केस लेते हैं कि हमारे पास ये वाटर सरफेस है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ठीक है, ये हमारा वाटर सरफेस है और इसके ऊपर कोई मान लो, ठीक है, इसके ऊपर कोई मान लो ऑयल की लेयर आ गई है, आ सकती है, ठीक। और ऐसा तुमने देखा ही होगा कई जगह पर, ऑयल की लेयर आ गई। ऑयल की लेयर मान लो कुछ इस तरह से, इसको भी थोड़ा ठीक बना है, तो ये ऑयल की लेयर, ठीक। इस ऑयल की जो लेयर है, इस ऑयल लेयर की जो ऑयल लेयर की जो थिकनेस है वो कुछ भी हो सकती है, लेटेस्ट से स्मॉल टी, ठीक है, ठीक है। वाटर है, कैसे कैसे, ये ऊपर एयर है, नीचे वाटर है और यहाँ ऑयल है, ठीक है। तो तुम जब इस ऑयल सरफेस को देखते हो, इस तरह से जब ऑयल सरफेस को देखते हो, ठीक है, ऑयल सरफेस को जब इस तरह से देखते हो तो तुम्हारी आंखों में, ठीक है, ये जो लाइट, ऐसे वाइट लाइट आती है, इस तरह से वाइट लाइट आती है, ठीक है। तो पहले ये वाइट लाइट, ठीक है, ये इसको येलो से रखते हैं। पहले ये वाइट लाइट, ठीक है, एयर और ऑयल सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक। तुम बोलोगे ऑयल तो ट्रांसपेरेंट है, तो वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि उस मीडियम में कितना पोर्शन लाइट का, ठीक है, ट्रांसमिट होगा और कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। किसी भी सरफेस पे, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी भी सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है
तो हमेशा कुछ पार्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट कंप्लीटली ट्रांसमिट होता है। कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा, वो सोलली डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है। ठीक है, तो हम मीडियम की प्रॉपर्टी इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि ट्रांसमिट कुछ भी नहीं हो, सारा पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाए, जैसा कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर में होता है। और हम ऐसा मीडियम मीडियम की प्रॉपर्टी इस तरह से सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट अंदर ट्रांसमिट हो जाए, जैसा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में होता है। ठीक, कुछ पार्ट, बहुत कम पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, मैक्सिमम पार्ट ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये दोनों फिनोमेना हमेशा साथ साथ पूरे होते हैं। एनीवे, तो जैसे ही व्हाइट लाइट आती है ऑयल के सरफेस पर, तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट फिर आगे जाता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका तो ऐसे ट्रांसमिट कर जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आएगा। कैसे? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आएगा, वो ऑयल वाटर इंटरफेस के थ्रू, इस तरह से। और तुम जो देखते हो वो एक्चुअली ऑयल के सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे और वाटर के सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे के सम को देखते हो। ठीक है, इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन को, एक रिफ्लेक्टेड रे है ऑयल के सरफेस से और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है वाटर के सरफेस से, इनके सम को देखते हो। ठीक है, तो मान लो ये व्हाइट लाइट का मतलब इसमें सारी वेवलेंथ्स है। ये मान लो तुम्हें ब्लू कलर को, ठीक है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, तुम देख सकते हो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो आ रही है ना, वो डायरेक्टली आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। ठीक है, तो मान लो ब्लू लाइट के लिए, ठीक है, मतलब इस ऑयल की थिकनेस इतनी है कि, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो ये सेकेंड लाइट रे है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, ये टोटल डिस्टेंस मान लो, इसको मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अगर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली लाइट डायरेक्टली आ रही है और ये वाली वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो इन दोनों लाइट रेज में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये वाली लेंथ होगी। और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस लैम्डा की इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में हमें मिनिमम मिलेगा, ब्लू लाइट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी। अब तुम सोच रहे होगे कि लैम्डा का मतलब तो फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है और 2 पाई पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कैच है कि पहली बार जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, पहली बार लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है। ठीक है, और जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी रेयर से डेंसर जाने में, तो हमेशा 180 का फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, लेकिन दूसरी बार जो लाइट रे ऑयल से वाटर जा रही है, तो यहाँ पे डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से, सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा पाई का फेज डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा उसमें तुम्हें पाई, जो भी फेज डिफरेंस मिलेगा उसमें तुम्हें पाई इस रिफ्लेक्शन की वजह से ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अगर तुम रिफ्लेक्शन की वजह से फेज डिफरेंस कैसे आता है ये भूल गए हो, तो मैं तुम्हें बहुत ब्रीफली याद दिला देता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम मान लो रेयर से डेंसर मीडियम में सेंड कर रहे होते हैं लाइट को, सॉरी वेव को, मैकेनिकल वेव के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होता है, वहां पे भी हम सारी चीजें बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल वेव के लिए प्रूव करते हैं। तो ये वेव जैसे आगे जाएगी ना, तो आगे जाएगी तो कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, मैं रेयर से डेंसर मीडियम में सेंड कर रहा हूँ, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो कुछ इस तरह से बैक 180 डिग्री से फेज शिफ्ट हो जाएगा। तुम देख सकते हो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आ रही है, 180 डिग्री से इसमें फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री आ गया है।
फेज शिफ्ट 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर हम डेंसर से रे भेजते हैं, तो ये सब वेव चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। और वेव के लिए ठीक है, तुम लोग मुझे याद दिलाना अगर जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके तुम्हें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम डेंसर से रे लाइट एक वेव को सेंड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये इधर ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है, ये ट्रांसमिटेड और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, उसी तरह ये इंसिडेंट वेव है, ये ट्रांसमिटेड, ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जब वेव डेंसर से रह जाती है, तो वहां पे फेज चेंज नहीं होता है, वहां पे फेज शिफ्ट 0। तो लाइट ट्रैवल कर रही थी और लाइट यहाँ पर पहुंची, तो यहाँ पर लाइट का यहाँ पर जो लाइट का फेज था इस पॉइंट पर, वो 180 डिग्री से चेंज हो जाता है रिफ्लेक्ट होने पर। तो इस पॉइंट पर 180 डिग्री का एक्स्ट्रा फेज आ चुका है। ठीक है, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से इसने कुछ फेज चेंज किया होगा। तो मैं कह रहा हूँ जब जब ये वाला जो पाथ है ना, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आएगी, वहां पे मिनिमा बनेगा ऑयल फिल्म के लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, तो होता ही है कि वाइट लाइट आ रही है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, ठीक, किसी न किसी वेवलेंथ के लिए हो सकता है कि ये लैम्डा की इक्वल हो जाए। तो जिस कलर की वेवलेंथ के लिए ये लैम्डा के ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब कि 2t, ये डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, उस वेवलेंथ के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो लाइट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो तुम सोचो, मान लो ब्लू लाइट के लिए इस ऑयल फिल्म के थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, ब्लू लाइट एब्सेंट हो गई, तो तुम्हें ओवरऑल जो व्हाइट लाइट आ रही थी वो व्हाइट नहीं दिखेगी। इस फिल्म का जो कलर है व्हाइट नहीं दिख करके वो थोड़ा ऑरेंजिश येलोइश टाइप का दिखेगा, मतलब वो बाकी कलर्स होंगे एक्सेप्ट ब्लू लाइट। ठीक है, तो जब तुम ओवरऑल, मैंने तो एक स्पेशल केस यहाँ पर ड्रॉ किया। अगर ओवरऑल सरफेस देखोगे तो ओवरऑल सरफेस पे थिकनेस अलग अलग है। ठीक है, और तुम लाइट जो तुम्हारी आंखों में आ रही है, तो मैंने एक स्पेशल केस ड्रॉ किया है, लाइट तुम्हारी आंखों में अलग अलग एंगल से, ठीक है, अलग अलग एंगल से आ रही होगी। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट डिफरेंस की वजह से अलग अलग कलर्स कैंसिल होती जाएंगी, तो अलग अलग जगह पे तुम्हें अलग अलग कलर दिखेगी। तो ओवरऑल बिल्कुल रेनबो ऑफ कलर्स का पैटर्न इस ऑयल फिल्म के ऊपर तुम्हें दिखेगा, जो कि अभी मैंने जो डायग्राम, ठीक है, सब फिगर्स दिखाए थे। ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप दिखेगी, इस टाइप की कलर्स दिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरा पॉइंट है न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग क्या होता है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला था ऑयल फिल्म एप्लीकेशन, दूसरा है न्यूटन्स रिंग। ठीक है, ठीक है, तो न्यूटन्स रिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर हम एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। ठीक, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखते हैं। ठीक है, अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को भी हम ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल डायरेक्टली अबव द प्लानर सरफेस ऑफ द लेंस के ऊपर आकर के। ठीक है, तो यहाँ पर भी लाइट ऐसे फॉल करेगी। ठीक है, नीचे से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, और फिर ठीक है उसके ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स आंखों में आएगी। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, क्योंकि ये वेव है, तो ये सुपरपोज करेगी फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने अच्छे से नहीं ड्रॉ किया, इसके लिए मेरे पास प्रॉपर डायग्राम है, तो मैं प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिखाना चाहता हूँ। ये मान लो, ये है न्यूटन्स रिंग, ठीक, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर से, इस सेंटर से जैसे जैसे हम आगे ट्रैवल करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा मान लो लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सेंटर से हम थोड़ा भी आगे आएंगे तो एक लाइट तो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और एक लाइट नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। इन दोनों को अलग अलग दिखाना चाहिए, तो एक लाइट मैं थोड़ा दूर ही दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आसान। एक लाइट ऐसे नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, सॉरी, एक लाइट तो डायरेक्टली ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर कुछ पार्ट जो ट्रांसमिट होगा वो वापस दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के भी आएगा और तुम्हारी आंखों में ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस पहुंचेंगी, ठीक है। और ये दोनों वेव्स जो है, ये दोनों जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स हैं, ये दोनों सुपरपोज करेंगी। सुपरपोज कैसे करेंगी? इनके बीच में पार्ट डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है, जैसे जैसे हम सेंटर से आगे चलेंगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहां पे पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस पहले पाई के इक्वल हो जाए। जैसे ही फेज डिफरेंस पाई के इक्वल होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से उस जगह पर ना हमें उस पोजीशन पर लाइट नहीं दिखेगा, वहां पे डार्क पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे तो 2 पाई फेज डिफरेंस वाला भी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और वहां पे फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पे मैक्सिमा बनेगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर मिनिमा बनेगा जब पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 3 पाई हो जाएगी। तो सेंटर से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये अंडरस्टूड है कि हमें ब्राइट डार्क रीजन्स मिलते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस लेंस की सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ओवरऑल पॉइंट्स देखोगे, क्योंकि ये लेंस जो है ना ओवरऑल इसका जो अपर्चर है वो तो सर्कुलर है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस लेंस को अगर तुम प्रॉपर्ली देखोगे, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से इस पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, वही पार्ट डिफरेंस इन सारे पॉइंट्स पर होंगे जो कि सरफेस से सेम डिस्टेंस पर है और वो बिल्कुल सर्कुलर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो सेंटर से जैसे जैसे आगे आएंगे ना तो हमें सर्कुलर शेप का मैक्सिमा मैक्सिमा वाला पार्ट मिलेगा और फिर बिल्कुल मिनिमा वाला पार्ट मिलेगा और सर्कुलर शेप का मैक्सिमा वाला, फिर सर्कुलर शेप का मिनिमा वाला, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम लोग लेंस का टॉप व्यू देखते हैं तो ये वो, ठीक है, एक्चुअल फोटोग्राफ है। जैसा कि लेंस के ऊपर लेंस को जब ऊपर से विजुलाइज करते हैं तो कुछ इस टाइप की, ठीक, तुम देख सकते हो ये रिंग्स इस शेप के हमें दिखते हैं इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन यही है कि हम इस ये जो न्यूटन रिंग है इसको यूज करते हैं लेंस को प्रॉपरली, ठीक है, जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो लेंस का सरफेस हम एक बार में बिल्कुल स्मूथ नहीं बना पाते हैं, बिल्कुल जिस टाइप का बिल्कुल इसका कर्वेचर स्फेरिकल होना चाहिए वैसा हम नहीं बना पाते हैं। चेक करने के लिए कि लेंस बिल्कुल सिमेट्रिकल है या नहीं, उसका सरफेस बिल्कुल स्फेरिकल है या नहीं, हम उसको इसी तरह के सेटअप पे रखते हैं कि ऊपर से देखते हैं कि न्यूटन रिंग कैसे फॉर्म होती है। अगर ये परफेक्ट प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है तो बिल्कुल सिमेट्रिकल इस तरह से न्यूटन रिंग्स फॉर्म होंगी, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल सरफेस नहीं है तो ये जो रिंग है ना वो, क्योंकि मान लो ये वाली ये सरफेस, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है तो क्या होगा, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो ओवरऑल इसकी जो, ठीक है, सेम हाइट वाले जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल पर नहीं लाई करके
वो कुछ इरेगुलर शेप पर लाई करेंगे। तो ऊपर से जब हम विजुअलाइज करेंगे तो ये जो मैक्सिमा वाला रीजन है, डार्क और मिनिमा वाला जो रीजन है, वो बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न नहीं होगा, वो थोड़ा इरेगुलर टाइप का की शेप होगी। उस केस में जो पैटर्न आता है वो कुछ इस टाइप का आ सकता है। ठीक है, तो इससे हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा लेंस ठीक है प्रॉपर है या नहीं है, स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन था ऑयल फिल्म वाला, एक एप्लीकेशन है, ये सब तुम्हें क्वांटिटेटिवली नहीं डिस्कस करना है, क्वालिटेटिवली बस समझना है इनका एप्लीकेशन। और इसमें फाइनल पॉइंट ऑयल फिल्म हो गया, न्यूटन्स रिंग हो गया, और तीसरा पॉइंट मुझे आज की क्लास में बताना है कि हम लोगों ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें हमारे हमारे पास नाम से ही पता है इसमें 2 स्लिट्स थे, ठीक है, 2 सोर्सेस थे, और इनकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हम पता लगाए थे। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लो 2 की बजाय 3 स्लिट्स फॉर्म कर दिए जाए और पूछा जाए स्क्रीन पर मैक्सिमा कहाँ आएगा, मिनिमा कहाँ आएगा, या वो भी छोड़ो, उसको उसके बारे में भी बाद में हम सोचेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई एक पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट है P पॉइंट, और इस पॉइंट पर पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तुम्हें बताया गया है कि इसके लिए हम एक सिमेट्रिकल सोर्स यूं रख रहे हैं, ठीक, इतनी डिस्टेंस पर रखना बता दिया गया। तो P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता सकते हो तुम? क्यों नहीं बता सकते हो? इस बार हमारे पास एक दो तीन, 2 सोर्सेज नहीं है, 3 सोर्सेज है, लेकिन 2 सोर्सेज हो, 3 सोर्सेज हो, हमें रिजल्टेंट निकालना तो आता ही है ना। 2 वेव्स के लिए रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, 3 वेव्स के लिए निकाल सकते हैं। तीनों एक्चुअली वेव्स को भी सुपरपोज करने के लिए हम वैसे ही फेजर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे वैसे ही फेजर्स को ऐड करते हैं जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तुम तीनों के लिए अलग अलग फेजर ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट फेजर बनाओगे, रिजल्टेंट फेजर का जो एम्पलीट्यूड होगा वही रिजल्टेंट फेजर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा। कि बस डिफरेंस यहाँ होगा कि पहले 2 फेजर्स होते थे, अब यहाँ पे 3 फेजर्स है, लेकिन ऐड तो अभी भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 से ज्यादा भी आ जाए तो तुम्हें घबराने की बात नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास पहला सोर्स है, दूसरा सोर्स है, तीसरा सोर्स है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है तो तुम्हें इन तीनों मतलब टोटल ये पाथ लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इन तीनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कि तीनों के बीच में पाथ डिफरेंस पता चल गया, अब तुम इन तीनों को मान लो तीनों आइडेंटिकल है, और मान लो पहले दूसरे के बीच में 30 डिग्री आ रहा है, दूसरे तीसरे के बीच में 45 डिग्री आ रहा है, तो तुम्हें इन तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट क्या आएगा? पहला वाला फेजर बना लिया, दूसरा फेजर 30 डिग्री पर बना लिया, और तीसरा फेजर 45 डिग्री पर, दूसरे से थर्ड जो है 45। इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो, ये तो तुम्हें आता ही है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता चल गया, इंटेंसिटी भी पता चल गया। तो 2 से ज्यादा भी सोर्सेज हो तो इसमें ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, अब ये तीनों पॉइंट जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि अच्छा ये जो लाइट यहाँ से आ रही है, ये इस पॉइंट पर लाइट पहुंची, तो वो ये तो सेम लाइट है, इस तरह से जा रही है। एक तो एक कंफ्यूजन तुम बोलते कि रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग ये लाइट यूं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा कि मान भी लिया कि लाइट यूं आकर कैसे बेंड कर जा रही है, किसी वजह से, पता नहीं क्यों, अगर बेंड कर जा रही है, तो क्वेश्चन उठता है कि इसको हम सोर्स कैसे मान सकते हैं? एक्चुअल सोर्स तो ये है ना, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो उसके लिए ठीक है मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि लाइट वेव है। ठीक है, और लाइट की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव थ्योरी यूज करेंगे, और वेव थ्योरी कहती है, और वेव थ्योरी का ही कॉन्सिक्वेंस है हाइजेंस प्रिंसिपल। और वेव ये हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि जब वेव ट्रैवल करती है तो उसके किसी भी वेव फ्रंट पे ये सारे पॉइंट जो है ना नए वेव के सोर्स की तरह ट्रीट होते हैं। तो ये वेव फ्रंट जैसे यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना नए सोर्स की तरह ट्रीट होगा, ये वाला पॉइंट नए सोर्स की तरह, ये वाला पॉइंट नए सोर्स की तरह ट्रीट होगा। और क्योंकि बाकी सबको हमने ब्लॉक कर दिया है, इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो आगे की वेव फ्रंट होगी ना वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे अकेले पॉइंट सोर्स की तरह होती। ये जो दूसरा वाला सोर्स है, इसके आगे की जो वेव फ्रंट होगी वो वैसी होगी जैसे इस अकेले
पॉइंट सोर्स की वजह से होती है, और लाइक वाइज ये तीसरे वाले सोर्स की वजह से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चाह रहा हूँ कि डिफ्रैक्शन कंप्लीटली उसका कोई भी पॉइंट अभी डिस्कस ना करें। हम डिफ्रैक्शन के सारे पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है ना, ये तो यूजुअली तुम लोग सीख ही लेते हो। ठीक है, और किसी भी क्लास में एक्सप्लेन कर दिया जाता है अच्छे से। और इससे न्यूमेरिकल्स एसोसिएटेड है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके तुम्हें अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है तो वो तुम क्वेश्चन सॉल्व करके भी पूरी कर लेते हो। ठीक है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट है और उसके बाद जो रिजॉल्विंग पावर वगैरह, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छे खासे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, और इनको समझना बहुत अच्छे से ये अच्छा खासा चैलेंजिंग भी होगा, ये बहुत सिंपल नहीं होगा। अगर इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से समझ में आए तो डिफ्रैक्शन समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, आगे वाला जो पार्ट डिफ्रैक्शन का, रिजॉल्विंग पार्ट का, वो बस उसके रिजल्ट्स याद कर लेते हैं, और रिजल्ट से ज़्यादातर काम चल भी जाता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्साइटमेंट जो तुम्हारे कोर्स की है उसको तुम फॉरगो मिस कर देते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ, और ये भी मैं तुम्हें अभी मतलब बता दे रहा हूँ पहले से। मैं टोटली एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि ये आगे जो डिफ्रैक्शन वाले जो पार्ट्स हैं, इंटरफेरेंस तक तो ठीक ठाक मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा थ्योरी से हम सारी चीज़ें खुद से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट तुम यूज कर रहे हो वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे सामने डिराइव किया है। तो आगे हो सकता है ऐसा कि सारे रिजल्ट्स हम डिराइव ना कर पाए, क्योंकि वेव थ्योरी कॉम्प्लेक्स है, उसके रिजल्ट्स हम, ये भी जो हाइजेंस प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ उसको अभी प्रूफ इतना सिंपल नहीं है, उसको हमें प्रूव करना पड़ता है वो कंप्लीट वेव थ्योरी को यूज करके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो मैक्सवेल थ्योरी है उसको यूज करके हमें सारी थ्योरी प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम उतना ज़्यादा कैलकुलेशन में अब नहीं जाएंगे। डिफ्रैक्शन से हम लोग थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, और हो सकता है मैं सारे पॉइंट डिराइव ना करूँ। ठीक है, लेकिन डिराइव ना भी करूँ तो भी ये इसकी एक्साइटमेंट कम नहीं होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।